नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत और आज हम यूपी पीजीटी की जो आने वाली परीक्षा जो 18 अगस्त को होगी उसका आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो कि आपके लिए 18 अगस्त को होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और आपको पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो प्रवक्ता चयन परीक्षा जो कि 2010 का क्वेश्चन पेपर है नागरिक शास्त्र का, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। 125 क्वेश्चन जो आपको पता है 2 घंटे में करने और 425 अंक हैं उसके बारे में आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो हम बिना समय को व्यर्थ करे शुरुआत करने जा रहे हैं और जो पहला क्वेश्चन है वो राज्य प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और हमारे जो बाकी वीडियोज़ में हमने पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, DSSB के एग्ज़ाम्स और मॉक टेस्ट लगाए हैं वह सब आप देख सकते हैं और वीडियो को आप पॉज करके अपने प्रश्नों का उत्तर भी खुद भी दे सकते हैं। जैसे मैं साथ साथ बोल रहा हूँ तो आप भी थोड़ा देख सकते हैं ताकि आपको हेल्प हो सके कि आपको कितना आता है और अभी आप कितने प्रिपेयर हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांत को कहा जाता है। तो आपको पता है कि मोनेस्टिक थ्योरी के प्रतिपादक हैं, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं कि ए लोकप्रिय प्रभुसत्ता सिद्धांत, बी बहुलवादी सिद्धांत, सी एकलवादी सिद्धांत और डी प्रत्ययवादी सिद्धांत। तो एकलवादी सिद्धांत को यहाँ पे सही ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, जो जॉन ऑस्टिन है उन्होंने अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की व्याख्या की है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो एकलवादी सिद्धांत है, जो मोनेस्टिक थ्योरी है, उसके जो विचारक है वह बोंदा, हॉब्स, जॉन ऑस्टिन एंड ग्रोसियस हैं जो मुख्य विचारक हैं। और जॉन ऑस्टिन ने जो एकलवादी सिद्धांत के जो वो बात करते हैं उसमें बताते हैं कि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं तो राज्य नहीं है। मतलब अधिसत्ता की संपूर्णता की बात करते हैं और संप्रभुता एक जगह केंद्रित होती है, इसलिए एकलवादी सिद्धांत है। और जो बहुलवादी सिद्धांत है, ठीक है, वह इसके विपरीत है। तो उसमें लास्की, ग्रेनफोर्ड, फिगिस ये सब है। और अनेकवादी या बहुलवादी को नाम मात्र की संप्रभुता भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, DSSB पीजीटी के अंदर आ चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे जॉन ऑस्टिन से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने व्याख्या भी बता दी है कि जॉन ऑस्टिन ने अपनी जो पुस्तक है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की व्याख्या की और अद्वैतवादी या एकलवादी प्रभुसत्ता की व्याख्या इन्होंने की है। प्रश्न 2 है, किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की? तो बोंदा, ऑस्टिन, डाइसी और डुग्वी, ये 4 ऑप्शंस है और ऑप्शन सी इसमें डाइसी सही है कि राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा के जो प्रवर्तक है वह कौन है? वह डाइसी हैं। ठीक है, वह कौन है? डाइसी हैं। आपको ये याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डाइसी का कथन है कि किसी भी राज्य में वह संस्था ही राजनीतिक रूप से संप्रभु या सर्वोच्च कही जा सकती है जिसकी इच्छा का आदर या पालन सरकार या संवैधानिक संस्था द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए संप्रभुता की बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और डाइसी जो है वह इसके प्रवर्तक हैं या इसके प्रतिपादक हैं जिन्होंने इसकी अवधारणा प्रस्तुत की सबसे पहले। प्रश्न 3 पे चलते हैं हम। जितनी प्रभुताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं, यह विचार किस लेखक का है? तो ऑप्शन ए गेटिल, ऑप्शन बी डाइसी, ऑप्शन सी गार्डनर और ऑप्शन डी मैकाइवर। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वह इसका सही उत्तर है, मैकाइवर। बहुलवादी विचारक संप्रभुता के अद्वैतवादी या एकलवादी सिद्धांतों की आलोचना करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये दोनों अलग अलग विंग्स हैं, एक एकलवादी है और एक बहुलवादी है। एकलवादी में मैंने आपको बता दिया कि जॉन ऑस्टिन है जो सबसे महत्वपूर्ण है, बोंदा है, हॉब्स है। ठीक है, और दूसरी तरफ है बहुलवादी। तो बहुलवादियों के अनुसार राज्य भी अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है। वह क्या मानते हैं? वह राज्य को भी एक समुदाय मानते हैं और संप्रभुता सभी समुदायों की विशेषता है। प्रमुख बहुलवादी विचारकों में लास्की है। ठीक है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, गियर्क है, मैटलैंड है,
क्रैब है एवं मैकआइवर है। और मैकआइवर ने ही बोला कि जितनी प्रभुताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। ठीक है। और प्रश्न क्रमांक 4 है, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन से हैं। तो मुझे इसमें बिल्कुल भी समय जो है वो व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जॉन ऑस्टिन की किताब लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर उन्होंने संप्रभुता के विचार दिए हैं, और इसका ऑप्शन ए सही है, जॉन ऑस्टिन। ठीक है, और यही व्याख्या इसके नीचे दी गई है। आगे चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 पे चलते हैं हम, जो कि राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांत के हैं। अभी हमने राज्य प्रभु सत्ता के सिद्धांत के जो प्रश्न थे उनके बारे में बात करी थी। प्रश्न 5 है कि राजनीतिक चेतना का अर्थ है समाज के प्रति प्रेम, ऑप्शन बी धर्म के प्रति प्रेम, ऑप्शन सी राज्य के प्रति प्रेम, और ऑप्शन डी सभ्यता संस्कृति के प्रति प्रेम। देखिए, राजनीतिक चेतना का अर्थ अब आप इसी से ढूंढ सकते हैं। आप इसमें समाज और राज्य में फंस सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन राजनीति वहीं पे हो सकती है जहाँ पे राज्य है। ठीक है, राज्य के अस्तित्व पे ही राजनीति की जा सकती है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि राज्य के प्रति प्रेम। तो शासन प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदारी करना या राजनीतिक सहभागिता इत्यादि, यह सब राजनीतिक चेतना के लक्षण हैं। शाब्दिक अर्थों में देखें तो राजनीतिक चेतना का अर्थ राज्य के प्रति प्रेम या उसके आदर्शों एवं संस्थाओं का आदर करना होता है। तो राजनीतिक जो चेतना है वह राज्य के प्रति, उसके आदर्शों के प्रति, उसके संस्थाओं के प्रति आदर, सम्मान या प्रेम है। प्रश्न क्रमांक 6 है कि राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये किसने कहा था? तो जो इसके विचारक हैं, मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको। ऑप्शन ए लिकॉक, ऑप्शन बी सीले, ऑप्शन सी गार्नर और ऑप्शन डी गेटिल। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी गार्नर है, कि राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। मतलब राजनीतिक शास्त्र जो है उसका अस्तित्व जो है वह किसके साथ में है? राज्य के साथ में है। तो राज्य के साथ में शुरू होता है, राज्य के साथ में ही खत्म होता है। ये कथन किसका है? गार्नर का है। गार्नर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में ये कहा है कि राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है। तो ये भी आपको पता लग गया। एक आपको क्वेश्चन यहीं पे मिल गया कि पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट किसकी पुस्तिका है, तो आप बोल सकते हैं भैया गार्नर की पुस्तिका है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7, अगर आपको फास्ट लग रही है वीडियो तो आप स्लो कर सकते हैं, और स्लो लग रही है तो आप फास्ट कर सकते हैं। वीडियो को 360p पे देखिए, आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, बिकॉज आप हमसे जुड़ी हुई सारी नोटिफिकेशन पा पाएंगे, और जो भी पुरानी वीडियोस हम लोगों ने अपलोड की हुई है, क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हुए, वो आप देख सकते हैं। अपने दोस्तों से ज़रूर वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि ऐसे वक्त में सभी को मटेरियल की ज़रूरत होती है, और हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ से भी मटेरियल इकट्ठा होता है हम लोग आपसे शेयर करें। समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। निम्नलिखित विचारकों में से किसका कथन है? भैया समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। विज्ञान की तानाशाही की बात की गई है। तो ऑप्शन है कि फ्रांसिस बेकन, ऑप्शन बी जीन जॉक रूसो। देखिए थोड़ा हिंदी ना थोड़ा अलग ही है, लेकिन आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ऑप्शन सी ल्यूकात और ऑप्शन डी सीवी मैकफर्सन। ठीक है। तो फ्रांसिस बेकन महोदय का कथन है कि समाज की उन्नति हेतु विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। मतलब विज्ञान को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानने वाले जो विचारक है वह है फ्रांसिस बेकन। ठीक है। आगे चलते हैं। समाजवादी राज्य को निम्न में से किस रूप में समझते हैं? समाजवादी लोग हैं वह राज्य को किस रूप में समझते हैं? राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानते हैं, राज्य कल्याणकारी संस्था है, राज्य एक अच्छी संस्था। देखिए आवश्यक और अनावश्यक तो व्यक्तिवादी और अराजकतावादी वाली बात है। ठीक है। तो आपको पता है कि जो अराजकतावादी है वह तो हम अनावश्यक बुराई मानते हैं राज्य को भैया। ठीक है। और जो व्यक्तिवादी विचारक हैं वह आवश्यक बुराई मानते हैं। मतलब बोलते हैं कि हाँ भैया जरूरी है, राज्य भी जरूरी है, बुराई तो है लेकिन जरूरी है। ये व्यक्तिवादी मानते हैं।
और ये जो हैं ये अराजकतावादी मानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात समाजवादी की हो रही है कि समाजवादी राज्य को समाजवादी क्या मानते हैं। समाजवादी मुख्यतः राज्य को एक अच्छी संस्था मानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हम क्या बोलते हैं। समाजवादी राज्य को एक अच्छी संस्था के रूप में स्वीकार करते हैं, गुड इंस्टीट्यूशन के रूप में स्वीकार करते हैं। वर्तमान समय में राज्य एक आवश्यक बुराई ना होकर कल्याणकारी संस्था के रूप में अपने नागरिकों के कल्याण में संलग्न है। मार्क्सवादी समाजवाद को साम्यवाद की पूर्व अवस्था मानते हैं, ठीक है। समाजवाद को साम्यवाद से पहले की अवस्था मानते हैं मार्क्सवादी के अनुसार पूंजीवादी क्रांति के पश्चात समाजवादी व्यवस्था की स्थापना होगी और इस अवस्था में समाजवादियों ने राज्य की आवश्यकता महसूस करते हैं। देखिए, मार्क्सवादी के अनुसार पूंजीवादी क्रांति के पश्चात समाजवादी व्यवस्था की स्थापना होगी, बिल्कुल, और इस अवस्था में समाजवादियों को राज्य की आवश्यकता भी होती है। साम्यवादियों के अनुसार राज्य की भूमिका समाजवादी अवस्था में केवल सामाजिक सेवाएं जुटाने तक ही होगी। समाजवादी क्रांति के बाद राज्य पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, ठीक है, और राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी, जो कि साम्यवादी बोलते हैं। इस तरह समाजवादियों ने राज्य को एक अच्छी संस्था माना है, वह भी केवल समाजवादी अवस्था में है, साम्यवादी अवस्था में नहीं है। साम्यवादी अवस्था में राज्य को वह बोलते हैं कि राज्य अंततः मुरझा जाएगा, ठीक है। वर्ग विहीन, राज्य विहीनता की बात करते हैं कौन? मार्क्सवादी, साम्यवादी। सकारात्मक उदारवादियों ने राज्य को कल्याणकारी संस्था माना, ठीक है। अब आपको अच्छी समझ में आ जाएगा कि सकारात्मक उदारवादी, मुख्यतः उदारवादी जो है वह राज्य को कल्याणकारी संस्था मानते हैं, समाजवादी नहीं मानते। समाजवादी एक अच्छी संस्था मानते हैं, लेकिन कल्याणकारी संस्था के रूप में उदारवादियों की बात कही जाती है, ठीक है। लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए मकाइवर, ऑप्शन बी अब्राहिम, ऑप्शन सी लास्की और ऑप्शन डी कांट का। तो आप वीडियो पॉज करके भी अपना उत्तर देख सकते हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवा प्रदान करता है। ये लास्की का कथन है। लास्की ने राज्य के संदर्भ में ये कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों को सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। तो लास्की इसके लिए उत्तरदायी है, इस कथन के लिए, ठीक है। और मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी और हम जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होएगा। एक ही क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैकाइवर के अनुसार ऑप्शन जो प्रश्न 10 है, क्वेश्चन 10, मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? मैकाइवर के अनुसार राज्य को क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, पुस्तकालयों की व्यवस्था, कानून व्यवस्था का प्रबंध, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। तो देखिए, मैकाइवर के अनुसार ऑप्शन ए जो है कि साहित्य एवं कला पर नियंत्रण संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए राज्य को, बाकी कार्य करना चाहिए। पुस्तकालयों की व्यवस्था करे, कानून प्रबंधन करे, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करे, चलेगा, लेकिन साहित्य एवं कला पर नियंत्रण नहीं करना है, ठीक है, उसको आज़ाद रखना है मैकाइवर के अनुसार। प्रश्न 11 है, सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं है, किसने कहा है? तो ये जो कथन है, देखिए, हीगल, हिटलर, ग्रीन और मुसोलिनी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें ऑप्शन डी मुसोलिनी की बात कही गई है। मुसोलिनी जो कि फासीवाद के जन्मदाता या पिता भी माना जाता है, प्रतिपालक हैं, फासीवाद के जनक हैं। सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के विरुद्ध और राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है, ये कथन मुसोलिनी का है। मुसोलिनी फासीवाद या फासिस्टिज्म के जन्मदाता थे। फासिस्टवादी या फासीवादी राष्ट्रवाद के समर्थक थे। इटली का प्रधानमंत्री बनते ही मुसोलिनी ने राज्य की समस्त सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। वह जनतंत्र का विरोधी था और बहुमत को घृणा से देखता था, ठीक है। तो आपको पता लग गया। अभी क्वेश्चन यही आ जाता है कि फासीवाद के जनक कौन है, तो आपको बिना हिचकिचाए मुसोलिनी पर टिक मार देना है। प्रश्न 12 है, हरेक ने अपनी क्षमता के अनुसार, हरेक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, यह सूत्र किस व्यवस्था का है? ठीक है, तो
हर एक को अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी आवश्यकता के अनुसार जो वस्तु की बात है, ये साम्यवादियों की बात है। पूंजीवादी, समाजवादी, राष्ट्रवादी नहीं मानते इस चीज़ को, लेकिन साम्यवादी बोलते हैं कि अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको चीज़ें मिलनी चाहिए। हर एक, देखिए ये थोड़ी इसकी व्याख्या है कि ये सूत्र साम्यवादी व्यवस्था का मूल है। साम्यवादी व्यवस्था या विचारधारा मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर प्रचलित है। कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिज्म, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, और ये तो ज़्यादातर सभी को पता होता है। प्रश्न 13 है, अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। ये कथन है, मतलब अभी तक जितना भी समाजों का इतिहास है ये वर्ग संघर्ष है, उसका इतिहास है। ये मार्क्स का कथन है, ठीक है, कार्ल मार्क्स का कथन है ये। आपको ऑप्शन ए सही मिलेगा। कार्ल मार्क्स का कथन है कि अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। मार्क्स के अनुसार समाज का विकास वर्गों के आपसी तालमेल, सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर नहीं होता, बल्कि वर्गों के आपसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप होता है। समाज में तमाम परिवर्तन वर्ग संघर्ष के आधार पर ही होते हैं तथा इसे समाज का विकास होता है, ठीक है। भौतिकवादी मेटलिस्टिक जो हिस्ट्री है, ठीक है, मेटलिस्टिक जो संघर्ष है, भौतिकवाद का जो संघर्ष है, उसको इतिहास में किस प्रकार से प्रतिपादित किया है, ये भी मार्क्स का ही है। तो भौतिकवादी संघर्ष के बारे में मार्क्स बोलते हैं कि कैसे भौतिक मैटर के ऊपर सारी चीज़ें हैं और फिर संघर्ष होता है और फिर इतिहास निर्मित होता है। तो कभी वर्ग संघर्ष और इतिहास की बात आ जाए तो आप हमेशा याद रखना, इसमें भौतिकवाद भी अगर आ जाए तो ये मार्क्स का कथन है। प्रश्न 14, निम्न में से कौन विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे? तो विकेंद्रित समाजवाद, ठीक है, ऑप्शन जेपी नारायण, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन डी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और ऑप्शन डी आचार्य विनोबा भावे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। जो लोहिया जी थे वह मानते थे विकेंद्रित समाजवाद विकेंद्रित हो। लोहिया ने अपने चर्चित कृति ऑस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952 में जो आई थी के अंतर्गत ये तर्क दिया है कि समाज की संरचना में 4 परतें पाई जाती हैं, गांव, मंडल, प्रांत एवं राष्ट्र। उस व्यवस्था को लोहिया ने चौखंबा राज्य की संज्ञा दी है, ठीक है। तो विकेंद्रित समाजवाद की बात राम मनोहर लोहिया कहते हैं। चौखंबा राज्य, ऑस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952 किताब में भी है। प्रश्न 15, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। ये कथन किसका है? तो राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है, ये ऑप्शन ए लिकोक का कथन है। ये मानते हैं कि ऐसा है कि राज्य एक निश्चित भूभाग में, एक ऐसा इलाका जो निश्चित है, मतलब ये नहीं कि कभी कम हो जाए कभी ज़्यादा हो जाए, उसके अंदर जनता द्वारा जो कानून बनता है उस संगठित व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। उसको ये राज्य की संख्या देते हैं लिकोक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 16वां आ जाते हैं, संकल्पनाओं पे आ गए हम। प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है, यह कथन है। तो ये क्वेश्चन है डनिंग का, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है डनिंग। देखिए एक्चुअल में क्या है कि ये आप प्रैक्टिस भी लगा सकते हैं आप, लेकिन मेनली क्या है कि हम व्याख्या पे भी आ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा हमें जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है और हम सारे ऑप्शंस नहीं बता रहे। तो साधारणतः प्रत्येक विचारक एवं दार्शनिक अपने युग का शिशु होता है, यह कथन डनिंग का है, क्योंकि उसके चिंतन पर समकालीन परिस्थितियों, घटनाओं एवं प्रचलित विचारधाराओं का प्रभाव पड़ता ही है और वह अपने देश और संस्कृति के रंग में रंगा होता है। परंतु फिर भी राजनीतिक विचारों के इतिहास में मैकियावेली को ही अपने युग का शिशु कहा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैकियावेली को कहते हैं, लेकिन ये जो कथन है ये डनिंग का है। ऑप्शन 17 पे चलते हैं हम। प्रश्न 17 पे चलते हैं हम।
व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर व मस्तिष्क पर संप्रभु है। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी जेएस मिल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार मानव समाज की उन्नति और प्रगति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विचार एवं अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। लिबर्टी की बात करते हैं ना, स्वतंत्रता की बात करते हैं, ऑन लिबर्टी उनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक भी है। मिल ने स्वतंत्रता संबंधी विचार अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में दिया है कि मिल का मानना था कि व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर व मस्तिष्क पर संप्रभु है। ठीक है, तो संप्रभुता की बात जरूर करी है, लेकिन अपने शरीर व मस्तिष्क के ऊपर बात करी है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की है, ऑन लिबर्टी के ऊपर बात की है। अगर आप ये भी याद रहेंगे ऑन लिबर्टी जो है वो किसकी पुस्तक है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल की है, आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों मतलब इंटेंशन, प्रयोजन पर्पस और प्रेरणा मोटिव से जोड़ा है? ठीक है, तो IPM इंटेंशन, पर्पस और मोटिव से जोड़ा है किस व्यवहारवादी विचारक ने? तो BF स्किनर, ऑप्शन बी डेविड ईस्टन, ऑप्शन सी लियोनार्डो वाइट और ऑप्शन डी शूमर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। BF स्किनर जो है प्रसिद्ध व्यवहारवादी विचारक BF स्किनर ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों, प्रयोजनों और प्रेरणाओं से जोड़ा है। ऑप्शन ए सही है। और प्रश्न 19, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति थी? तो मनुष्य एक भला व्यक्ति था प्राकृतिक अवस्था में, या मनुष्य एक विवेक युक्त प्राणी था? ऑप्शन सी मनुष्य एक बर्बर प्रकार का प्राणी था, मनुष्य एक स्वार्थी प्रवृत्ति का प्राणी था। देखिए, लोक ने ये सब बातें नहीं बोली है जो नीचे है, बर्बर, स्वार्थी। लोक ने बोला है कि मनुष्य, संविधावादी विचारक जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। लॉक के अनुसार मानव स्वभाव को शांति में पारस्परिक सहयोग करने वाला व्यक्ति है। लोग प्राकृतिक अवस्था को पूर्व राजनीतिक अवस्था मानते हैं, ठीक है, जो राजनीति से पहले है। ऑप्शन बी ठीक हो गया। अब प्रश्न 20 है, निम्न में किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? देखिए, मतलब ईंट और सीमेंट से मिलकर इमारत बनती है। समाज और राज्य की बात की है। आशीर्वादम ने, गिलक्राइस्ट ने, गेंटल ने और ऑप्शन डी गार्डनर ने। तो डॉक्टर आशीर्वादम ने समाज को ईंट एवं राज्य के सीमेंट की संज्ञा दी है। प्रश्न 21, कानून राज्य का पूर्ववर्ती और राज्य से ऊपर है, यह निम्नलिखित में से किसका मत है? लियो ड्यूगवी, ऑप्शन बी FW मैटलैंड, ऑप्शन सी ह्यूगो क्रेब और ऑप्शन डी कैल्सन। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है कि लियो ड्यूगवी बहुलवादी विचारक राज्य की सर्वोच्च संस्था नहीं मानते। बहुलवादी विचारक राज्य को सर्वोच्च संस्था नहीं मानते। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बहुलवादी जो विचारक हैं वो कैसे हैं, तो इसमें देखिए कि इनके अनुसार राज्य अन्य संस्थाओं जैसे परिवार, चर्च, स्कूल इत्यादि समान ही है। ठीक है, इसी तरह कानून के संदर्भ में भी बहुलवादी कानून को राज्य से सर्वोच्च मानते हैं। ड्यूगवी ना तो यहाँ तक कह दिया है कि कानून राज्य का पूर्ववर्ती और राज्य से ऊपर है। ठीक है, तो बहुलवादी कानून को राज्य से ऊपर मानते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रश्न 21 कर लिए हैं और जो बाकी हम 20-20 के सेट में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तुरंत हम इसके बाद इसके नेक्स्ट 20 क्वेश्चन लेके आते हैं ताकि आप धीरे धीरे समझ सको और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना बन जाए। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटी वीडियो में हम कंप्लीट कर सकें और आपके लिए हेल्पफुल हो सके। आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक ज़रूर